हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होती है, जो पेपर कटिंग होती है और जो क्लास का टाइम टेबल होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज आपको पीटी का और मेंस का दिया जाता है और डेली बेस के आधार पर आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49,500 का है और आप यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तो 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त होता है। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है जिसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे देश के सबसे टफ कंपटीशन, देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही क्या है गलत क्या है ये बताए, आपके मजबूत और कमजोर पक्षों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराए और कमजोर पक्षों पर काम करने के लिए प्रेरित करे और खुद भी करे, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक कर आपका सही दिशा निर्देशन करे। के लिए जिस तरह के गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर फोकस करें। दूसरा, आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी का जो 2021
22 और 23 को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी को और नेक्स्ट बैचेज जो है वो 21 जनवरी को भी प्रारंभ किया जाना है। तो आप 18 जनवरी वाले बैचेज में से सब्सक्रिप्शन लेके प्लस कोर्स का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का अपनी सफलता के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बैचेज जो है प्रीलिम्स के लिए भी 6 महीने, पीटी मेंस के लिए और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी आधारित बैच, बाइलिंगुअल बैच, आप इनमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में। तो आप याद रखें, ये बैच जो है जस्ट 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं 2021 के लिए भी, 2022 के लिए भी और 2023 के लिए भी। और आपकी सुविधा के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो है सब्सक्रिप्शन में एक कम्बो पैक की शुरुआत की गई है कि यदि आप प्लस ऑप्शनल पेपर का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का लेते हैं तो 12 मंथ का यह 88,705 में मिल जाएगा आपको। 24 मंथ का आपको ये 1,31,510 में मिल जाएगा और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को भी प्राप्त कर जाएंगे। और इसी तरीके से यदि आप ऑप्शनल पेपर के जीएस का कोर्स प्लस कोर्स और जीएस का भी प्लस कोर्स लेते हैं तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 70,103 रुपये का और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 99,680 रुपये का है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। आप कम्बो पैक ले, आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकली और सुविधाजनक होगा। और अनअकैडमी का जो है 25 जनवरी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है वो हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस देना चाहता है तो 25 जनवरी से आप पहले ले लें ताकि आपको प्रेजेंट जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, 2 साल का, उस पर मिल जाए, नहीं तो फिर आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे। तो आइए एक बार आप लोगों का जो है मध्यकालीन भारत की समाप्ति के बाद आधुनिक भारत का जो इतिहास है उस सभी में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हमने खासकर जो एनसीईआरटी बेस था वो समाप्त कर दिया है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था एनसीईआरटी बेस और उससे भी ऊपर वो भी मैंने समाप्त कर दिया और मुझे उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, आप अपना नोट्स बना लिए होंगे, प्रिपेयर्ड कर लिए होंगे। और अब आधुनिक भारत की शुरुआत होने जा रही है जो पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग 1707 से लेकर 1947 तक जो स्वतंत्रता का संग्राम है वो पढ़ेंगे। और ये एरिया कंप्लीट होने के बाद जो स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास है वो भी आपको पढ़ना है स्वतंत्रता बाद के बाद, तो उसका भी होगा, लेकिन पहले हम लोग फोकस अभी स्वतंत्रता वाले पर करेंगे क्योंकि जो 1947 के बाद का इतिहास है वो बेसिकली आपको किसके लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है। तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी चूंकि आपका 27 जून को यूपीएससी का पीटी है और जून महीने में भी यूपीपीसीएस का पीटी है। तो जो आधुनिक भारत की क्लासेज होगी वो पीटी का मेंस के हिसाब से होगी कि आपको पीटी के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े और मेंस के लिए भी कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। अब देखिए, जब आप आधुनिक भारत की तैयारी करते हैं या किसी भी सेक्शन का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले कुछ मूलभूत चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला कि आधुनिक भारत में आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए, पीटी के लिए और प्लस मेंस के लिए क्या पढ़ना है, ये एक जो है मेंस के लिए क्या पढ़ना है ये एक जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए एग्जाम जो है ना वो स्ट्रैटेजी का खेल हो चुका है और उसमें जिसकी रणनीति जितनी बेहतर होगी कम मेहनत में वो ज्यादा आउटपुट का परिणाम लेके आ जाएगा। तो पीटी और मेंस में क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान में एक देना है। एक, क्या पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि इस बार भी आपने देखा है, जो 2020 का यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को लगभग टच ही नहीं किया गया था मेंस में। पूरी तरीके से आर्ट एंड कल्चर का और मॉडर्न इंडिया आधारित प्रश्न थे। तो पीटी प्लस मेंस कैसे पढ़ना है, सीएस के लिए कैसे पढ़नी चाहिए, और इन दोनों को समझने के लिए कि आप पीटी कैसे पढ़ें, मेंस कैसे पढ़ें, किस तरीके से, इसके लिए आधुनिक भारत का जो सिलेबस क्या है वो आपको जानना चाहिए। टॉपिक क्या-क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट है, तो वो आपको जानना चाहिए। तो एक टॉपिक की जो शुरुआत करेंगे उससे पहले आप इन तीनों सेक्शन को थोड़ा बहुत जान लीजिए, बहुत लंबे में नहीं, थोड़े बहुत सेक्शन में। फिर जो है हम आपको उत्तरवर्ती मुगल वाले टॉपिक पर लिए चलेंगे।
तो देखिए यहाँ पर सबसे क्या है ना कि आधुनिक भारत को समझने के लिए क्या है कि आपको एक क्रमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास का डेवलपमेंट हुआ है। किस सेक्शन को पहले पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन को बाद में पढ़ना चाहिए। वो आप करेंगे तो आपको समझ में एक ऑल ओवर फ्रेमवर्क बन जाएगा। तो आज हमारा पहला कोशिश यही है कि आधुनिक भारत के प्रति एक ऑल ओवर आपका व्यू विकसित कर दिया जाए, एक फ्रेम विकसित कर दिया जाए, ताकि आप उस फ्रेम में ढल जाएँगे मेरे साथ, तो आपको आधुनिक भारत में कहीं दिक्कत नहीं होगी और फिर हम टॉपिक की शुरुआत कर लेंगे। तो सबसे पहले आप आइए कि देखते हैं कि आधुनिक भारत देखिए, अब जो मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, तो सिलेबस पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से, दोनों कॉमन है। लेकिन देखिए जिस चीज़ को मैं आगे ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो यूपीएससी के सिलेबस में उस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस सिलेबस को हमने खुद डिज़ाइन किया है कि इस तरीके से टॉपिक है, आपको इस तरीके से समझना है। तो आइए सबसे पहले आप देखिए कि आपको आधुनिक भारत में कैसे समझना है, किस तरीके से कक्षा और जो-जो टॉपिक मैंने जैसे लिखा है, वैसे कक्षा भी चलेगी। तो आप मेरे फ्रेमवर्क में ढल जाएँगे, आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो आधुनिक भारत के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर एक सबसे पहला तो क्लियर यही हो गया, पहला पॉइंट कि आपको यह समझ लेना है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस एक ही है, अलग-अलग नहीं है। एक ही है, अलग-अलग नहीं है। दूसरा यानी कि ये अलग-अलग नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको अलग पढ़ना है और मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक ही सिलेबस है, अलग-अलग नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला इंटीग्रेटेड अप्रोच है और क्या-क्या टॉपिक आपको कैसे जाना है, तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग पहला टॉपिक इसमें आज उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में कवर करेंगे और उत्तरवर्ती मुगल शासक जो 1707 से औरंगजेब की मृत्यु से लेके बहादुर शाह जफर तक यानी 1857 तक जो किस तरीके से इनके शासन काल में क्या-क्या प्रमुख घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहादुर शाह है, जहांदर शाह है, फर्रुखसियर है, रफीउद्दर्जात है, रफीउद्दौला है, मोहम्मद शाह रंगीला है, अहमद शाह है। इस तरीके की जितने भी शासक हुए उत्तरवर्ती मुगलों के शासक के समय में क्या-क्या प्रमुख घटनाएँ हुई, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर 18वीं शताब्दी के प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ना है, तो देखिए जैसे-जैसे मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होते जा रही थी, वैसे-वैसे मुगल शासक से जो प्रांतीय राज्य थे, जो छोटे-छोटे प्रांतपति थे, वो धीरे-धीरे स्वतंत्र होने लगे। 18वीं शताब्दी के जो प्रांतीय राज्य होंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें 2 तरीके के प्रांतीय राज्य मिलते हैं। एक उत्तराधिकार वाला प्रांतीय राज्य मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराधिकार वाले प्रांतीय राज्य। पहला एक मिलेगा आपको उत्तराधिकार वाले प्रांतीय राज्य और दूसरा आपको मिलेगा जो सामान्य प्रांतीय राज्य हो जाएँगे वो। तो इस तरीके से सामान्य प्रांतीय राज्य आपको मिलेंगे। तो जो उत्तराधिकार वाले प्रांतीय राज्य हैं, इसके अंतर्गत जो है 3 राज्य आता है उत्तराधिकार वाले प्रांतीय राज्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक आ जाता है जिसको हम लोग बंगाल कहते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आ जाता है जिसको हम लोग कहेंगे अवध कहते हैं और अवध के अतिरिक्त जो हैदराबाद का राज्य बना था ये तीनों उत्तराधिकार वाले राज्य थे। यानी कि उत्तराधिकार वाले राज्य का अब प्रश्न तब ये उत्पन्न होता है कि आखिर हम उत्तराधिकार वाले राज्य किसको मानेंगे? उत्तराधिकार वाले राज्य ऐसे राज्य को कहेंगे जो कभी यानी उत्तराधिकार वाले राज्य ऐसे राज्य को कहेंगे जो कभी मुगल के प्रांतपति के अधीन थे यानी मुगल शासकों के द्वारा नियुक्त प्रांतपति थे और उत्तरवर्ती मुगलों के समय में जब उनकी कमजोर स्थिति होती गई राजनीतिक आर्थिक सैनिक शक्ति कमजोर होती गई वही प्रांतपतियों ने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और वो उत्तराधिकार वाले राज्य कहलाते जैसे बंगाल मुर्शिद कुली खां पहले मुगल शासक के प्रांतपति थे बंगाल के लेकिन जब उत्तरवर्ती मुगलों की स्थिति काफी कमजोर होती गई तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया उसी तरीके से अवध के जो स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खां थे तो सआदत खां भी पहले क्या थे कि मुगल प्रांतपति थे लेकिन जैसे जैसे उत्तरवर्ती शासकों के समय में मुगलों की कमजोर होती गई उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उसी तरीके से हैदराबाद रियाज राज्य के जो संस्थापक निजामुल मुल्क थे तो निजाम जो था निजाम वह भी क्या था मुगल प्रांतपति था वजीर भी रहा था अहमद शाह का लेकिन जब उसने देखा कि मुगल साम्राज्य में जो शासक है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है तो दक्षिण भारत चला गया और धीरे धीरे एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली इसके अलावा इस समय हमें और कई प्रांतीय राज्य मिलते हैं जिन्हें हम उत्तराधिकार वाले राज्य तो नहीं लेकिन कह सकते हैं जैसे
कि कर्नाटक का आपको राज्य मिल जाएगा। तो ठीक जिस तरीके से हैदराबाद का संबंध मुगल शासक से था, उसी तरीके से कर्नाटक का संबंध हैदराबाद से था। यानी कि कर्नाटक कभी हैदराबाद रियासत का अधीन होता था। धीरे धीरे वहां के प्रांतपतियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके एक कर्नाटक राज्य की स्थापना कर ली। इसी तरीके से आपको मिलेगा, जैसे एक रंजीत सिंह के अधीन सिख राज्य मिलेगा, तो कर्नाटक का राज्य हो जाएगा, सिख राज्य हो जाएगा। फिर इस समय एक पेशवा के अधीन जो मराठा शासक है, के अधीन पेशवा के अधीन आपको मराठा साम्राज्य पढ़ना है, पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। और कई सारे क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्य हैं, जिसमें एक हम लोग देखेंगे केरल में त्रावणकोर का राज्य, वहां पर कई छोटे छोटे राज्य थे, त्रावणकोर का राज्य आपको मिलेगा। फिर गंगा के मैदानों में जो है सो रोहेला का राज्य मिलेगा, जिसको हम लोग रहेलखंड का रोहेला राज्य मिलेगा। फिर पठान, जिसको बंगस पठान कहते हैं, पठान का राज्य मिलेगा। ये सब सभी क्या थे, स्वतंत्र राज्य थे, और इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो एक उत्तराधिकार वाले राज्य, और दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे, जैसे कर्नाटक सिख पेशवा का अधीन मराठा साम्राज्य, त्रावणकोर का राज्य था, रेहला का राज्य था, पठान का राज्य था, और कई सारे छोटे छोटे राज्य होंगे जिसके बारे में हम लोगों को जिक्र करना है। तीसरा जो टॉपिक हो जाएगा वह 18वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक आर्थिक दशा। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मेंस में जब आप इसको समझेंगे तो मेंस में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। 2-3 प्रश्न तो यहाँ से मेंस का प्रश्न बनता है। पहला सबसे क्वेश्चन जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। ये एक डिबेट का प्रश्न है कि आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। यानी कि कुछ इतिहासकार आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 को मानते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत को। और कुछ इतिहासकार जो है प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से आधुनिक भारत के इतिहास को शुरुआत मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली है क्या कि इन दोनों में क्या सही है, आपको काफी विश्लेषण की इसकी जरूरत है, इतिहास लेखन को भी थोड़ा देखना होगा, तब आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वास्तव में हमारे लिए भारतीय दृष्टिकोण से आधुनिक भारत की शुरुआत को 1707 से माना जाए, या प्लासी की विजय से, जब से भारत का संगठित रूप से सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दोहन शुरू हुआ। मैंने क्लू दे दिया है, निष्कर्ष अब आप भी निकाल सकते हैं। और दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है यहाँ से कि हम, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में 18वीं शताब्दी के भारत को एक डार्क एज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 18वीं शताब्दी के भारत को डार्क एज के रूप में, अंधकार युग में वर्णित किया गया। तो प्रश्न यही हो सकता है कि हम 18वीं शताब्दी के भारत को कहाँ तक अंधकार युग में वर्णित करने में सक्षम है, ये बताइए। तो जब आप डार्क एज का आएगा प्रश्न, तो सबसे पहले ये डार्क एज का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको जानना होगा, और इस कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा बहुत आपको इसमें इतिहास लेखन का जो पहलू आएगा वो भी जानना होगा, जिस पर हम बताएंगे आपको। और फिर डार्क एज था या नहीं था, इसके लिए 18वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के बारे में जानना होगा, आर्थिक जीवन के बारे में जानना होगा, इस समय की जो राजनीतिक जीवन थी उसके बारे में, इस समय का जो धार्मिक जीवन था इसके बारे में आपको जानना होगा। और तभी आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वास्तव में वो डार्क एज था, या फिर उसमें हर एक प्रकार के विकास की संभावनाएं थी, और यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं स्थापित होता तो कुछ परिस्थितियां और भी हो सकती थी, पूंजीवाद का विकास हो सकता था या नहीं। तो दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ से एक और मेंस में हो सकता है कि क्या भारत में पूंजीवाद का उदय अंग्रेजों के आने से ही संभव हुआ, या 18वीं शताब्दी के भारत में पूंजीवाद की कुछ झलक हमें दिखाई देती है। तो ये भी एक मार्वलस प्रश्न है कि क्या भारत में पूंजीवाद का उदय अंग्रेजों के आने से ही हुआ, या 18वीं शताब्दी के भारत में पूंजीवाद की कुछ परिस्थितियां विद्यमान भी थी या नहीं। तो अब इसके लिए भी क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है एक। और दूसरा इसका पक्ष है कि पूंजीवादी तत्व विद्यमान था या नहीं। तो सबसे पहले तो पूंजीवाद के विकास के लिए क्या क्या तत्व होना चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। और जब आप ये जान जाएंगे कि पूंजीवाद कैपिटलिज्म के विकास के लिए कौन कौन सा चीज होना चाहिए, वो अब आप खोजेंगे कि 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक जीवन में वो तत्व था या नहीं, सामाजिक जीवन में वो तत्व था या नहीं, आर्थिक जीवन में वो तत्व था या नहीं, धार्मिक जीवन में वो तत्व था या नहीं। तब आप लिख पाएंगे कि वास्तव में जो पूंजीवादी चीज है वो भारत में अंग्रेजों के आने से ही हुआ,
या अंग्रेज नहीं भी आते तो भी भारत में कैपिटलिज्म का विकास होता है, पूंजीवाद का विकास होता है। क्योंकि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उपनिवेश नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर भी पूंजीवाद का विकास तो हुआ है। तो वास्तव में पूंजीवाद अंग्रेजों के आने से शुरू हुआ या अंग्रेजों के आने के कारण भारत में पूंजीवाद का विकास विलंब हुआ, ये बहुत ही एक तर्क का विषय है और एक विश्लेषण का विषय है। मैं हर एक क्लू, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए प्रथम क्लास जो किसी भी टॉपिक का होता है उसके डायमेंशन का पता चलता है कि आखिर इसका कहाँ तक डायमेंशन जाता है। वही मेरा है कि आज आपका डायमेंशन व्यू खोला जाए मॉडर्न इंडिया के प्रति, कि आपका जो एक बंद कमरा होगा मॉडर्न इंडिया का, वो खोल दीजिए, विंडो खिड़की सभी को खोल दीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न, जो 3 प्रश्न मैंने बताए हैं, इस तरीके के प्रश्नों को लिखने के लिए आपको पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए 18वीं शताब्दी के। फिर उस पर कुछ इतिहास लेखन की भी जानकारी होनी चाहिए। अब ये जानकारी देना हमारा काम बनता है। हम प्रश्न अभी छोड़ रहे हैं, जब 18वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक दशा पर जाएंगे तो हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन में किस तरीके से भारत में पुर्तगाली का आगमन होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा, किस तरीके से भारत में डच शक्ति का आगमन होता है, किस तरीके से भारत में अंग्रेजों की शक्ति का आगमन होता है, किस तरीके से भारत में फ्रांसीसी शक्ति का आगमन होता है, और किस तरीके से भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। इन सभी के बारे में और इनका जो विस्तार है, इन सभी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे कि जो जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत में आते हैं, तभी धीरे धीरे क्या होता है कि पुर्तगाली को भी अंग्रेज सीमित कर देते हैं, डच को भी 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। और जब 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, तो ये जो बेदरा का युद्ध होता है ये अंग्रेज और डचों के बीच होता है। इसमें डच पराजित होते हैं और इसके बाद डच शक्ति का विस्तार भारत में लगभग सीमित हो जाता है। इसी तरीके से जो फ्रांसीसी हैं, तो फ्रांसीसी को भी क्या होता है कि 1760 में अंग्रेजों के द्वारा बांडीवास के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। बांडीवास के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। और 1760 में जब फ्रांसीसी बांडीवास के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, तो इसके बाद फ्रांसीसियों का भी भारत में विस्तार क्या होता है, सीमित हो जाता है। और डेनिश कंपनी का वैसे भारत में ज्यादा व्यापार था भी नहीं, जो भी कुछ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जीत लिया जाएगा। तो कुल मिला के भारतीय रंगमंच पर केवल विदेशी शक्ति में प्रमुख रूप से अंग्रेज ही रहते हैं। और जब अंग्रेज रहेंगे तब जाहिर सी बात है कि जो भारतीय व्यापार से वो लाभ कमा रहे थे, उसको और व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या था कि भारतीय शक्तियों से इनको उलझना था ही। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे विस्तार होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को बेसिकली हम लोग एक चरणबद्ध रूप से पढ़ेंगे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को हम लोग देखेंगे एंग्लो कर्नाटक वॉर में कैसे होता है। एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है, यहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे जो एंग्लो कर्नाटक वॉर होता है, इसमें 3 एंग्लो कर्नाटक वार होता है और वहां पर फ्रांसीसियों को निर्णायक मात दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, जिसका अंतिम परिणाम बांडीवास का युद्ध और उसके बाद बांडीवास के युद्ध के बाद जो 1763 में पेरिस की संधि होती है, उससे उनका पूरी तरीके से भारत में विस्तार रुक जाता है। एंग्लो कर्नाटक युद्ध के बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल में जो अंग्रेजी सत्ता का विस्तार होता है, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 प्रमुख युद्ध, एक 1757 में जो प्लासी का बैटल होता है, प्लासी का युद्ध होता है, इस पर कई सारे प्रश्न। और जो फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, तो इस दोनों युद्ध के बाद बंगाल में किस तरीके से सत्ता का विस्तार होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार कैसे होता है, प्लासी के युद्ध पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, ये बताना होता है। बंगाल एक प्रायोजित राज्य था, कैसे आप प्रमाणित कीजिए। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया वो। फिर बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, एक मुगल शासक के साथ और एक अवध के नवाब के साथ, इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। बंगाल में कैसे जो है सो वैध शासन प्रणाली की स्थापना होती है, इसके बारे में। बंगाल में जब इनके विस्तार को देख लेंगे, तब फिर एंग्लो मराठा संघर्ष में चलेंगे। एंग्लो मराठा संघर्ष होता है, यानी कि पेशवा के साथ 4 युद्ध होगा और 4 युद्ध के बाद अंतिम रूप से
1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पेशवाई पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है। एंग्लो मराठा के बाद इसी तरीके से हम लोग देखेंगे जो एंग्लो मैसूर वार होता है, और एंग्लो मैसूर वार भी 4 मैसूर युद्ध लड़े जाते हैं, और 1799 में जो ब्लेजली के समय में चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है, पूरी तरीके से मैसूर का एक छोटा सा राज्य रह जाता है। वाडियार वंश के शासक को वहां पर फिर से बैठा दिया जाता है, और लगभग अधिकांश मैसूर को रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और मैसूर के बाद हम लोग देखेंगे एंग्लो सिख वॉर होता है। तो 2 एंग्लो सिख वॉर भी होता है, और 2 एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है 2 युद्ध के बाद पंजाब का जो विलय है वो ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता है। इसके अलावा इस ब्रिटिश एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे कि एक सिंध का विलय जो है कैसे करते हैं अंग्रेज। सिंध का विलय ये बहुत ही सामरिक महत्व का एरिया आज भी है, सिंध भारत के लिए सामरिक महत्व का। फिर एंग्लो अफगान वार होता है, तो एंग्लो अफगान वार पर भी आपको बताएंगे किस तरीके से एंग्लो अफगान वार और उसका क्या उद्देश्य था, किस तरीके से होता है। फिर आंगल नेपाल युद्ध होता है, एंग्लो बर्मा युद्ध होता है। तो इस पूरे में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो विस्तार होता है किस तरीके से, भारत और भारत के बाहर, इस पर डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भारत के अंदर तो ये हो गया, और भारत के बाहर जब आप देखेंगे तो नेपाल में कैसे इनका एंग्लो नेपाल युद्ध होता है। दूसरा जैसे बताया कि अफगानिस्तान के साथ शासक के साथ कैसे युद्ध होता है। म्यांमार में इनका जो विस्तार होता है वो किस तरीके से होता है, इन तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, जब ब्रिटिश विस्तार को हम लोग जान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि विस्तार के बाद इन्होंने भारत को संगठित रूप से शोषण करने का प्रयास किया। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण को देखेंगे, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो इतिहास है भारत में वो 3 चरणों से गुजरता है। इसमें जो एक चरण है, जो प्रथम चरण माना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वणिकवाद का चरण कहते हैं, वणिकवाद का चरण कहते हैं। तो वणिकवाद का, जिसको मर्केंटलिज्म कहते हैं, वणिकवाद का जो चरण है ये 1757 से लेके 1813 तक का जो समय है, इसको हम लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद का वणिकवाद का चरण कहते हैं। इसकी क्या विशेषता थी, इसमें क्या कंपनी का जोर होता था, किस तरीके से भारतीय शासकों से वो संबंध स्थापित करने का प्रयास किए थे, इन हर एक चीजों के बारे में देखा जाएगा। वणिकवाद के बाद जो दूसरे चरण की शुरुआत होती है उसको हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त फ्री ट्रेड का चरण, मुक्त व्यापार की नीति। ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण है, मुक्त व्यापार की नीति। और मुक्त व्यापार की जो नीति है ये 1813 से लेके 1857 या 1860 तक आप रख सकते हैं। तो मुक्त व्यापार की नीति में आपको देखना है कि इसके पीछे प्रयोजक तत्व था, आखिर वणिकवाद से फ्री ट्रेड चरण में कैसे पहुंचता उपनिवेशवाद। इसके पीछे भारत में भी कुछ कारण रहा होगा उत्तरदायी, और विश्व स्तर पर क्या उत्तरदायी कारण थे वो जानना है। फिर मुक्त व्यापार में ब्रिटिश सरकार ने किन चीजों पर बल दिया उसके बारे में आपको जानना है। और फिर मुक्त व्यापार के चरण की समाप्ति के क्या कारण थे वो आपको ध्यान में देखना है। और मुक्त व्यापार की समाप्ति के बाद जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीसरा चरण है उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं। तो ये जो वित्तीय पूंजीवाद है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, ये चलता है 1860 से लेके 1947 तक, जब तक कि ब्रिटेन भारत से नहीं चला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से वित्तीय पूंजीवाद के शुरुआत के कारण क्या थे, इसमें किन किन चीजों पर जोर दिया गया था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से इसमें पूंजी निवेश भारत में होता था, उसका क्या परिणाम होता था, तमाम एस्पेक्ट के बारे में आपको जानना है। देखिए ये जब आप इसको समझ जाएंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के, अभी तक जो आपने पढ़ा है सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण, इसको जब आप जान जाएंगे तब आप स्वतंत्रता आंदोलन के नेचर को समझ पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए पहले आर्थिक इतिहास पढ़ना चाहिए फिर स्वतंत्रता आंदोलन को। इसीलिए मैंने कहा कि जो क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी चरित्र को समझ पाएंगे तभी तो उसके खिलाफ कैसी प्रतिक्रिया होगी वो आप समझ पाएंगे। और पहले जब आप प्रतिक्रिया ही पढ़ेंगे कि भारतीय वर्ग से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई, किस तरीके से आई, तो फिर आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप आर्थिक इतिहास को पढ़ें। तो पहला जो है ये, और उसी तरीके से जो सातवां टॉपिक है वो सातवां टॉपिक क्या है, तो सातवां टॉपिक जो है आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो आर्थिक इतिहास है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस आर्थिक इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया।
तो आर्थिक इतिहास में सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें भूमि बंदोबस्त के बारे में, भूमि बंदोबस्त। और ब्रिटिश शासन काल में जो भारत में 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त लागू किए गए थे, सभी को पता होगा। एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। दूसरा, अस्थाई बंदोबस्त के से मोह भंग होने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा महालवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और फिर जब महालवारी बंदोबस्त से मोह भंग होता है तो तीसरी व्यवस्था लाई जाती है, जिसको हम लोग रैयतवारी व्यवस्था भी कहते हैं या रैयतवारी बंदोबस्त कहते हैं। तो ये 3 भूमि बंदोबस्त के बारे में, हर एक के पीछे प्रयोजक तत्व क्या था, कहाँ कहाँ लागू था, किस किस तरीके से ये सिस्टम आया, फिर इसका परिणाम क्या हुआ, क्या कुछ सकारात्मक परिणाम हुई या पूरी तरीके से नकारात्मक परिणाम हुई, वो आपको देखना है। तो पहला भूमि बंदोबस्त को पढ़ना है इसमें। दूसरा, आपको इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ना है, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कृषि के वाणिज्यीकरण में भी आपको यही चीजें देखनी है कि सबसे पहले आखिर क्रॉप का कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति को क्यों प्रोत्साहन दिया गया, इसके पीछे भारत की क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी, ब्रिटेन की अपनी क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी, विश्व स्तर पर क्या परिस्थितियां थी, और फिर किन किन फसलों का वाणिज्यीकरण हुआ भारत में, किन क्षेत्रों में वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, और उस वाणिज्यीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव रहा, क्या नकारात्मक प्रभाव। एक बहुत ही मार्वलस टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण। और भारतीय किसानों की जो ऋणग्रस्तता है, ये आप देखेंगे उनकी जो किंकरी की अवस्था में वो पहुंचते हैं, वो कहीं न कहीं उसका कुछ औपनिवेशिक इतिहास भी है जो आपको समझ में आएगा। कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद इसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसको हम लोग कहते हैं विऔद्योगीकरण, विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे, विऔद्योगीकरण। तो ये भी वही है कि सबसे पहले विऔद्योगीकरण क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या था। विऔद्योगीकरण का सीधा सा अर्थ है कि भारत में जो परंपरागत हस्तशिल्प और हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका पतन और उसके स्थान पर किसी नए प्रकार के उद्योगों का विकसित नहीं होना, वो विऔद्योगीकरण कहलाता है। तो इस विऔद्योगीकरण के पीछे क्या कारण था, वो जानना है। किस प्रक्रिया से होती है भारतीय उद्योगों का, इसका क्या परिणाम होता है, ये आपको जानना है। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक। चौथा, इसी में आप पढ़ेंगे धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, कई सारे इतिहासकारों के दिया गया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जानेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का क्या अर्थ होता है, वणिकवाद के चरण में किस तरीके से भारत से धन और संपदा ब्रिटेन की ओर जाता था, मुक्त व्यापार के चरण में कैसे धन और संपदा ब्रिटेन की ओर जाता था, और फिर वित्तीय पूंजीवाद के चरण में कैसे धन और संपदा ब्रिटेन को जाता था, क्या उसके बदले में भारत को कुछ मिलता था या नहीं, इस पर तर्क वितर्क है बहुत सारा। क्या धन के निष्कासन का परिणाम हुआ, वो इसमें चर्चा करेंगे। धन के निष्कासन के बाद पांचवा जिसमें होगा वो हो जाएगा रेलवे का विकास। तो रेलवे का जो विकास है वो ब्रिटिश आर्थिक नीति का परिणाम है। इसके पीछे कारण क्या था, रेलवे के विकास के पीछे किन क्षेत्रों में रेलवे का विकास किया गया, क्या इसका प्रयोजन था, किस तरीके से लाभ हुआ, क्या जो छोटी लाइनें हैं आज भी भारत में, नैरो गेज, मीटर गेज, वो ब्रिटिश दासता का प्रतीक है। इन चीजों को आधुनिक समय तक आपको रिलेट करके देखना है, तो रेलवे के विकास को देखना है। फिर छठा पॉइंट आपको देखना है कि ब्रिटिश काल में जो भारत में अकाल पड़े थे, तो अकाल पड़ने के कारण, अकाल तो आज भी पड़ता है, लेकिन उस समय जो अकाल पड़ते थे तो क्या वो शासक के नीति के कारण भी अकाल पड़ता था या केवल प्राकृतिक ही प्रकोप होता था, उसके बारे में जानना है। और वो अकाल में किस तरीके की पॉलिसी अपनाते थे, क्या करते थे वो। और सातवां इसमें होगा जिसमें एक और टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ये सारे जो टॉपिक हो जाएंगे, ये पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से, जो आर्थिक इतिहास का है, ये पीटी और प्लस मेंस के दृष्टिकोण से पूरे इतिहास मॉडर्न इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पीटी और मेंस के लिए। और यहाँ पर क्या है ना कि फैक्चुअल प्रश्न होता नहीं है, ना पीटी में होगा ना मेंस में होगा। मेंस में आपने देखा होगा ग्रामीण ऋणग्रस्तता पर जीएस में पूछा हुआ है, इससे एक एक टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपको इस टॉपिक को काफी डीप स्टडी करना होगा। और जो छठे नंबर का टॉपिक है, जैसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो विभिन्न चरण है जो मैंने आपको बताया, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास जो अभी यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा है, यदि आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर जाते हैं,
इसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन का डेवलपमेंट है, वो आपको समझने में कोई दिक्कत है। मान लीजिए आपके घर से कोई धन संपदा ले जाएगा निकाल के, हर एक कई तरीके के माध्यम से, तो आप उसके प्रति किस तरीके का नेचर रखेंगे, ये यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, आगे के इतिहास के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त, कृषि का वाणिज्यीकरण, विऔद्योगीकरण, धन के निष्कासन, रेलवे का विकास, अकाल, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सभी एक पर एक मार्वेलस टॉपिक हैं, जिनमें पीटी पर भी स्टेटमेंट करके प्रश्न बनता है, मेंस में भी पड़ेगा कि आप सीधे बताइएगा कि अच्छा धन के निष्कासन का जो परिणाम हुआ था, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर आप किस रूप में देखते हैं? लीजिए, अब प्रश्न कहाँ है? ब्रिटिश शासन काल का जोड़ के रख दिया आपको अभी कि ब्रिटिश शासन काल में जो धन का निष्कासन हुआ भारत से, उसका वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आप किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? यानी क्लू दे दिया है, क्या इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा या नकारात्मक प्रभाव हुआ? आप बताइए इसके बारे में। तो यहाँ पर एक-एक प्रश्न को जो है ना, वहाँ से जोड़कर लिखा जा सकता है। जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे आप मान लीजिए कि अकाल है या ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, तो वर्तमान में जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, खासकर कृषकों की ऋणग्रस्तता, क्या इसके पीछे कोई औपनिवेशिक इतिहास का योगदान है या ये वर्तमान भारतीय सरकार के कारण हुआ या वर्तमान परिस्थिति के कारण हुआ है? तो प्रश्नों को इस तरीके के प्रश्नों को लिखने के लिए स्टैटिक जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक एंगल से आपको समझ होनी चाहिए मॉडर्न इंडिया की, तब आप इस तरीके के प्रश्नों को लिख पाएँगे। तो ये आज मेरा स्कोप यही है कि आप इसके डायमेंशन को समझें, प्रश्न किस तरीके से हो सकता है, कहाँ पर क्या हो सकती है, कहाँ पर क्या टॉपिक छुपा हुआ है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि छठे और 7वें पॉइंट के माध्यम से जब आप जाएँगे, तो अगला जो डेवलपमेंट होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि विभिन्न तरीके से जब ब्रिटिश शोषण होगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शोषण किया जाएगा भारतीयों का, उसके मन में प्रतिक्रिया होगी। और वो जो प्रतिक्रिया आई थी, तो भारतीयों के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, वो 4 रूपों में मुख्य रूप से कहेंगे। एक आदिवासी विद्रोह के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की, देश के विभिन्न भागों में। सबसे पहले ब्रिटिश आर्थिक सांस्कृतिक नीति के शोषण और उत्पीड़न के शिकार आदिवासी हुए थे, तो सबसे पहले आदिवासी ने ही ब्रिटिश सरकार को सबसे ज़बरदस्त चुनौती दी देश के विभिन्न भागों में। देश के कई भागों में नागरिक विद्रोह भी हुए, जिसमें आप फ़राइज़ी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह सब के बारे में पढ़ेंगे। तो नागरिक जो लोकप्रिय नागरिक विद्रोह हुए, पावना विद्रोह हुए, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो किसान विद्रोह और आंदोलन हुए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के भूमि नीति जो भूमि बंदोबस्त की नीति थी, उससे किसान ही शोषित हो रहे थे। कृषि का जो वाणिज्यीकरण की नीति थी, उससे किसान शोषित हो रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन सब के कारण किसानों के मन में जो है सो आक्रोश आएगा और वो आक्रोश पूरे स्वतंत्रता आंदोलन आप देखेंगे चलेगा, तो किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे। और इन तीनों की चरम परिणति हमें 1857 के विद्रोह में दिखाई देता है। तो इन सभी में जैसे आप आदिवासी विद्रोह को ही पढ़ेंगे, तो आदिवासी विद्रोह के कारण क्या थे? सबसे पहले इनको जानना होगा। इन विद्रोहों का स्वरूप क्या था? ये जानना होगा। इन विद्रोहों की असफलता के पीछे कारण क्या था? जो इनकी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। और फिर विभिन्न क्षेत्र में हुए आदिवासी विद्रोह। उसी तरीके से नागरिक विद्रोह में जाएँगे तो इसी पॉइंट के सहारे, किसान आंदोलन, किसान विद्रोह में जाएँगे तो इसी पॉइंट के सहारे, और जब आप 1857 विद्रोह में जाएँगे तो इसी में एक भी इसका भी कारण क्या था? इसका स्वरूप क्या था? इसको असफलता के पीछे कारण क्या थे? इसके परिणाम क्या थे? तो ये जो विभिन्न भारतीय सामाजिक वर्गों से प्रतिक्रिया आई, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण और उनके नीति के खिलाफ, ये 4 रूपों में, मूल रूप से 3 रूप में, और आदिवासी नागरिक किसान विद्रोह की चरम परिणति हमें 1857 के विद्रोहों में दिखाई देती है, जिसके बारे में हम लोग खूब डीप स्टडी करेंगे। तो 9वां टॉपिक है वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, अर्थात भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय प्रेस का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका। यानी कि ये जो 19 टॉपिक होगा, और यहाँ से हम इसको 10 भी बना सकते हैं, 9वां और 10वां। यानी कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, जिसकी शुरुआत जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, विभिन्न धर्म में होता है, हिंदू धर्म के अंतर्गत भी होता है, सिख धर्म के अंतर्गत होता है, पारसी धर्म के अंतर्गत होता है, इस्लाम धर्म के अंतर्गत होता है। तो प्रत्येक धर्म के अंतर्गत 18वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। और 20वीं शताब्दी में जाएंगे तो महात्मा गांधी आएंगे, भीमराव अम्बेडकर आएंगे, और इसी तरीके से जो दलित समाज सुधारक थे, वो सब आ जाएंगे, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है।
एक-एक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे कारण क्या था? कुछ तो मैंने जब मध्यकालीन भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा कर रहा था, भक्ति आंदोलन का, तो उसमें मैंने कुछ हल्के से झलक क्लू तो ज़रूर दिया था, यदि आपको याद होना चाहिए कि इसको किस रूप में समझना है, क्या इसका स्वरूप था, क्या इसका परिणाम रहा और एक-एक करके ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, प्रार्थना समाज आंदोलन सबके बारे में हम लोगों को जानना है ताकि पीटी और मेंस में कोई जो है सो कसर ना रह जाए। और ठीक उसी तरीके से जो भारतीय प्रेस का इतिहास है तो प्रेस का क्या भूमिका था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रेस को दबाने के लिए कब क्या अधिनियम लाया गया, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। किस तरीके से प्रेस एक्ट सब आता है, प्रेस को दबाने का प्रयास किया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस को, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये भी टॉपिक क्या है कि भारत में सांस्कृतिक जागरण जो होता है, पुनर्जागरण जो होता है और जो एक तरीके से इसके बाद से भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भारत में उदय होना शुरू होता है। कल्चरल नेशनलिज्म जिसको कहेंगे आप, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास होता है। एक तरीके से भारत का जो अलगाववाद था इससे पहले, तो भारत का जो था विश्व से जो अलगाववाद था, तो वो अलगाववाद समाप्त हो जाता है और जब अलगाववाद समाप्त हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत अब धीरे-धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहा है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या होगा जब 1857 आप पढ़ चुके हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1857 के बाद भारत में धीरे-धीरे राष्ट्रवाद का उदय और उसके कारण के बारे में आपको जानना है। तो ये टॉपिक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जानना होता है कि आखिर हम लोग राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद क्या है? क्योंकि अभी आप जानते हैं कि बीजेपी जो वर्तमान भारतीय केंद्र में शासक है, उसके ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं कि एक राष्ट्रवादी शासक है, राष्ट्रवाद पर बहुत बल दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद के संदर्भ में समझना होगा आखिर ये है क्या? फिर राष्ट्रवाद के उदय के कारण को समझना होगा। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण को जब आप समझेंगे, तो इसके पहले सबसे पहले तब तो आपको जाना होगा, कुछ फ्रांसीसी क्रांति से और नेपोलियन से समझनी होगी, फ्रांसीसी क्रांति प्लस नेपोलियन से। क्योंकि जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उत्पन्न आधुनिक राष्ट्रवाद जो है, नेपोलियन के द्वारा वो नेपोलियन कह सकते हैं उसका सेनापति था और नेपोलियन ने उस राष्ट्रवाद से यूरोप के अन्य देशों को अवगत कराया और अन्य देशों से फिर वो एशिया अफ्रीका के देशों में पहुंचा है। वो और फिर भारत के संदर्भ में आपको देखना है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे, कब से माना जाए। भारत में सबसे तो प्रमुख है कब से माना जाए, आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय कब से माना जाए, ये एक डिबेट का प्रश्न है। कुछ इतिहासकार जो है सो कहते हैं कि 1857 के पहले भी देखा जा सकता है, कुछ कहते हैं कि नहीं 1857 के बाद 1860-70 के दशक से ही भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद को देखा जा सकता है। वास्तव में था क्या, ये यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद जब आप राष्ट्रवाद के उदय को समझ लेंगे, क्या है, किस तरीके से उदय हुआ, तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण में हम लोग प्रवेश कर जाएँगे। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, ये सभी को पता होगा कि ये 3 चरणों में बँटा हुआ है। इसमें जो पहला चरण है, जो 1885 से लेकर 1905 तक का चरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं। और इसी चरण में हम लोग कांग्रेस के स्थापना पर जो काफ़ी बहस का पॉइंट है, कांग्रेस के स्थापना पर कई सारे बहस का पॉइंट है, वो जानेंगे हम लोग। कांग्रेस का स्थापना में बहस का क्या क्वेश्चन है, तो इसमें एक बहस का क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। यानी कि कांग्रेस का स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है, ये जानना है। फिर इस पर एक त्वरित चालक का सिद्धांत है, लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत है। तो त्वरित चालक का क्या सिद्धांत है, चालक का सिद्धांत, ये हम लोगों को देखना है कि कांग्रेस की स्थापना में लाइटनिंग कंडक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कि क्या कांग्रेस की स्थापना भारत में विकसित हो रहे राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी, भारत में विकसित हो रहे राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी, ये हमें देखना है। ये 3 इस पर डिबेट का, बहस का प्रश्न है, यही सब आपको जानने की ज़रूरत है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ए.ओ. ह्यूम ने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने,
मुंबई के गोकुल दास पास संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में इसकी बैठक हुई, ये बहुत मायने नहीं रखता है। फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत मायने आपके लिए ये रखता है कि आप कांग्रेस की स्थापना पर जो सेफ्टी वल्व का सिद्धांत है कहाँ से निकल कर आया, सेफ्टी वल्व सिद्धांत क्या कहता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, फिर इसकी आलोचना की, क्या वास्तव में इस तरीके का कुछ था या नहीं। उसी तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या होता है ये, क्यों कांग्रेस के नेताओं ने लाइटनिंग कंडक्टर का विचार दिया था, और फिर क्या कांग्रेस राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी या किसी अन्य चीजों का परिणाम था। ये चीजें इतिहास का मर्म है जो आपको जाननी चाहिए मेरी समझ से। फैक्ट तो है ही, क्योंकि वो आपको लगेगा कि जो फैक्ट नहीं बता रहेंगे सर, और नहीं बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे, लेकिन मेरे समझ से यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इसके साथ जो फैक्ट है वो भी आपको इजिली स्मरण में रहेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इतिहास को फैक्ट तो समझना ही नहीं, इतिहास में इतनी कॉन्सेप्ट है जो किसी अन्य पेपर में हो ही नहीं सकता है। आप देख भी रहे हैं, एंशियंट भी मैंने पढ़ाया, मेडिवल भी पढ़ाया, अब आप मॉडर्न में आए हैं, तो एंशियंट मेडिवल तो विश्व इतिहास से कम जुड़ता है, लेकिन आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया तो एक एक घटना विश्व इतिहास से जुड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा आंदोलन का चरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्मपंथी आंदोलन का चरण, जो 1905 से लेकर 1919 तक का चरण है। और इसी गर्मपंथी आंदोलन के चरण में हम लोग कई सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रथम चरण के आंदोलन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेफ्टी बल्ब है, त्वरित चालक है, सब तो पढ़ेंगे ही, साथ ही इसमें प्रथम चरण के आंदोलन के उपलब्धियों का हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि आखिर क्या नरमपंथियों की उपलब्धियां रही थी। ये क्योंकि नरमपंथियों पर काफी आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस की आलोचना अंग्रेजों ने भी की है, जैसे लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अंत में करजन के समय कहा जाता है कि मेरी भारत रहते हुए दिली इच्छा यह है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो उपलब्धियां क्या है नहीं है उदारवादियों की, इसके बारे में हमें जानना है। जब आप 1905 से 1909 के बीच में जाते हैं, 1919 के बीच में द्वितीय चरण में, तो सबसे पहले इसमें तो आपको उग्रवाद के उदय के कारण के बारे में जानना है। उग्रवाद के उदय का कारण, उदय का कारण एक ये जानना है आपको सबसे पहले। दूसरा आपको ये जानना अब इसमें कि उग्रवाद किस प्रकार की विचारधारा थी, किस प्रकार की विचारधारा थी, किस प्रकार की विचारधारा थी, ये आपको जानना है, किस प्रकार की विचारधारा थी। तीसरा आपको इसमें तुलना करना है, हम लोग तुलना करेंगे कि आखिर नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा में कहाँ पर फर्क था। नरमपंथी किस तरीके से सोचते थे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, देश के जनता के बारे में, और गरमपंथी क्या सोचते थे, तो तुलना करेंगे। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे जो बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन जो करजन के द्वारा किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कि मूल रूप से इस बंगाल विभाजन के पीछे कारण क्या था, क्या लॉजिक है, वो देखेंगे। और फिर बंगाल विभाजन के विरोध में जो उत्पन्न स्वदेशी आंदोलन है, उस स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी स्वदेशी आंदोलन और उसके बाद जो कुछ पृष्ठभूमियां बनती है, तो नरमपंथी और गरमपंथी खेमे में चरा दरार आने लगता है कई सारे मुद्दों को लेकर। तो 1907 में चलकर सूरत का विभाजन होता है, जिसमें कांग्रेस दो खेमे में बट जाता है, गरमपंथी और नरमपंथी खेमे में। तो ये जो इस समय जब कांग्रेस का विभाजन होता है, तो नरमपंथियों को लग रहा था कि ये हमारी जीत हो गई है, क्योंकि उन्होंने गरमपंथियों को बाहर कर दिया था। गरमपंथियों को भी लग रहा था कि ये हमारी जीत हो गई है, और ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि हम जीत गए इस पूरे मामले में। तो आखिर पूरे मामले में जीता कौन, नरमपंथी जीते, गरमपंथी जीते, या ब्रिटिश सरकार की जीत हुई, ये तो विश्लेषण के बाद पता चलेगा। क्लू तो अभी दे दे रहे हैं कि पूरे मामले में जीत तो ब्रिटिश सरकार की हुई, क्योंकि 1907 से लेके जब ये अलग अलग धरने पर चलते रहे, तो 1916 तक जो है कांग्रेस का आंदोलन लगभग निस्तेज पर आ रहा, ये ध्यान में रखना है। इसी पृष्ठभूमि में एक और टॉपिक पढ़ते जाएंगे, यहीं पर होगा, लेकिन उसका हमने अलग से भी लिखा है, जिसको हम लोग कहते हैं 1906 में जो लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से आगे। फिर 1916 में ही हम लोग देखेंगे कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसको हम लोग एक तरीके से लखनऊ पैक्ट कहते हैं, तो लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ था, कैसे नरमपंथी गरमपंथी एक मंच पर आए, फिर कैसे लीग और कांग्रेस के बीच जो है सो समझौते होता है, और कैसे आगे ये बढ़ते हैं।
और इसी 1916-17 से जो है सो हम लोग देखेंगे कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है सो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन के पीछे कहाँ का कॉन्सेप्ट था? होम रूल लीग क्या था? क्या तिलक और बेसेंट प्राप्त करना चाहते थे? इस आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही? इन तमाम चीजों के बारे में डीपली डिस्कशन किया जाएगा। इस बीच में विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो एशिया के अन्य क्षेत्रों में घटनाएं घट रही थी, जैसे बाल्कन युद्ध हुआ था, उसके भारत पर क्या प्रभाव हुआ था भारत सब पर, इन तमाम चीजों के बारे में इस बीच में एनालिसिस किया जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा चरण का। तीसरे चरण में जब हम लोग जाएंगे, जो तीसरा चरण है बेसिकली, तो तीसरा चरण क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? गांधीवादी चरण कहते हैं। तो ये जो तीसरा चरण गांधीवादी चरण हो जाएगा, जिसको हम लोग 1919 से लेके 1947 तक ले चलते हैं, फिर स्वतंत्रता तक ये। तो इस चरण में जो है ना बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ-कुछ तो जैसे कि गांधी जब आंदोलन के रंगमंच पे आते हैं, तो उसमें सबसे पहले जिनका आंदोलन होता है, एक रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ। हालांकि इससे पहले रॉलेक्ट एक्ट से पहले वो 3 आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे, जिसमें एक चंपारण का किसान आंदोलन था, दूसरा खेरा का किसान आंदोलन था और तीसरा अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन था। इसने गांधी की एक छवि बना दी थी, तो वो एक अलग से गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में उदय कैसे होता है वो आपको बताएंगे। रॉलेक्ट एक्ट से फिर यहाँ पर जो है सो इसी के बाद जो है सो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। खिलाफत आंदोलन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, गांधी कैसे इसका नेतृत्व करते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत के बाद यहाँ पर हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और सहयोग आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर हर एक के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, चाहे वो रॉलेक्ट एक्ट हो, खिलाफत आंदोलन हो और सहयोग आंदोलन हो, इसमें हर एक के बारे में आपको पढ़ा जाएगा। आखिर इन आंदोलनों के पीछे कारण क्या था, पहला पॉइंट। दूसरा, इन आंदोलनों की आंचलिक विशेषता क्या थी, रीजनल विशेषता जिसको आप कहेंगे, आंचलिक विशेषता क्या थी, इसके बारे में हमको जानना है। आंचलिक विशेषता के साथ साथ देखेंगे कि सरकार का इन आंदोलन के प्रति क्या रुख था, सरकार की प्रतिक्रिया कैसी थी, ये हम लोगों को जानना होता है, सरकारी प्रतिक्रिया। और फिर इन आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव क्या रहा, ये। तो इस 4 पॉइंट के सहारे डीप स्टडी करना होगा सबका। और सहयोग के बाद की जो परिस्थितियां बनती है, इसमें हम लोग देखेंगे 3 तरीके के विचारधाराएं उत्पन्न होती है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद। और जो 3 तरीके की विचारधाराएं उत्पन्न होती है, उसमें से एक को हम लोग कहते हैं परिवर्तनवादी, यानी कि परिवर्तनवादी। दूसरे को हम लोग कहते हैं अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर प्रो चेंजर, अपरिवर्तनवादी। और तीसरी जो विचारधारा आती है, जो शायद आपको मिलता भी नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्युत्तरवादी, रिस्पॉन्सिविस्ट कहते हैं, प्रत्युत्तरवादी कहते हैं। तो परिवर्तनवादी जो थे, चूंकि जब असहयोग की समाप्ति होती है 1922 में, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि अब आखिर आंदोलन कैसे चलाया जाए। तो वहीं पर चूंकि गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जेल चले गए थे, अब उनके जो दक्षिणपंथी वामपंथी सहयोगी थे, उन्हीं लोगों के बीच भविष्य के रणनीतिक मुद्दे पर जो है सो मत विभाजन था। कुछ का लोगों का कहना था कि अभी सक्रिय आंदोलन नहीं चलाया जा सकता क्योंकि जनता भी थकी हारी हुई है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि हमें विधानसभा का और संसदीय प्रणाली के माध्यम से लड़ाई बढ़ानी चाहिए आगे, और हमें संसद का, विधानसभा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करके सरकार की नीतियों को जनता के सामने लाना चाहिए। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो परिवर्तनवादी कहलाए, और यही आगे चलकर स्वराज पार्टी के संस्थापक बने। इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी जो बना था 1923 में बन चुका था, और इस विचारधारा के समर्थक थे CR दास थे, और प्लस जो मोतीलाल नेहरू थे वो इस विचारधारा के समर्थक थे। जो अपरिवर्तनवादी थे, जिसमें राजेंद्र बाबू हो जाएंगे, पटेल, जो गांधी के जो धुर समर्थक थे, उन लोगों का कहना था कि यदि हम संसदीय माध्यम से आंदोलन लेके चलते हैं, तो यह आंदोलन से क्या होगा, भटकाव एक तरीके से होगा, आंदोलन भटक जाएगा। इसलिए हम आगे दौर में फिर से सक्रिय संघर्ष करें। इसके लिए जरूरी है कि हमें
रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल देना चाहिए, रचनात्मक कार्यक्रम पर, कंस्ट्रक्टिव वर्क पर। तो जब कांग्रेस रचनात्मक कार्यक्रम चलाती थी, तो क्या-क्या इसमें होता था, उसको जानना होगा। तो जो रचनात्मक कार्यक्रम के समर्थक थे, वो परिवर्तनवादी कहलाए और इसमें क्या थे कि कुछ ऐसे भी लोग थे, जो कुछ शर्तों के आधार पर सरकार के साथ समर्थन करने के पक्षधर थे। सरकार के साथ समर्थन करने के पक्षधर थे, जिनको हम लोग रिस्पॉन्सिबिस्ट कहते हैं, प्रत्युत्तरवादी कहते हैं। कुछ शर्तों के साथ, मैंने शब्द जोड़ा है, कुछ शर्तों के साथ सरकार का समर्थन करने के समर्थक थे, जिसको प्रत्युत्तरवादी या रिस्पॉन्सिबिस्ट कहा जाता है। तो कौन थे प्रत्युत्तरवादी और परिवर्तनवादी कौन थे? परिवर्तनवादी, इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। काफी डीप एनालिसिस यहाँ पर होगा। इसके बाद जो तृतीय चरण में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है, तो इसके बाद जो तृतीय चरण में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता है, वो कहाँ से बढ़ेगा? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक साइमन कमीशन का आगमन होगा और साइमन कमीशन से राष्ट्रीय आंदोलन धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। साइमन कमीशन के बाद जो है सो नेहरू कमेटी गठित होती है और नेहरू कमेटी का रिपोर्ट आता है, उससे आंदोलन आगे बढ़ेगा। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है, तो कांग्रेस का जो है सो लाहौर अधिवेशन होता है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। लाहौर अधिवेशन देखेंगे। इस लाहौर अधिवेशन के बाद देखेंगे कि गांधी का जो 11 सूत्रीय मांग होता है, उस 11 सूत्रीय मांग को देखेंगे और जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी के 11 सूत्रीय मांग को नहीं माना जाता है, तब गांधी जी के द्वारा फिर से एक बार सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेके 1934 तक लगभग चलता है, 4 वर्षों तक फेज में। और इसी के बीच में क्या होता है कि ये जो सविनय अवज्ञा का फेज है, इसमें कई सारे समझौते होते हैं, कई सारा कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता है और गोलमेज सम्मेलन लगभग असफल हो जाता है। ब्रिटिश सरकार को लग गया कि गोलमेज सम्मेलन के जो मुद्दे हैं, उसमें जब तक कांग्रेस शामिल नहीं होगी, तब तक भारत के ऊपर कोई बात बढ़ नहीं सकती है। तो इसके लिए क्या था, दोनों तरफ से प्रयास होते हैं, क्योंकि आंदोलन का भी लगभग 1 साल चल चुका था, कुछ खास निष्कर्ष नहीं आ रहा था। तो कांग्रेस भी चाह रही थी कि कुछ समझौता सकारात्मक बिंदु पर पहुंचे और ब्रिटिश सरकार भी यह समझ गई थी, ऐसा कोई भी समझौता जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगा, वो सफल नहीं हो सकता है। तो इसी का परिणाम था कि 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होती है। गांधी इरविन समझौता होती है। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ेंगे और इस गांधी इरविन समझौते के बाद ही 1931 में जो होता है, सो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का जो होता है कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन एक यादगार सत्र, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव इसमें पारित किए जाते हैं। कराची सत्र होता है। कराची सत्र के बाद जो है सो 1931 में ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित होता है और फिर 1932 में जो है सो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद चूंकि गांधी एक संघ की बात और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पूरी बात क्लियर नहीं हो पाई थी और ब्रिटिश सरकार ने तमाम भारतीय ऐसे सांप्रदायिक लोगों को बुला लिया था, जिसका मूल मकसद ही यही था कि हर एक मोर्चे पर गांधी को पछाड़ना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बात बनी नहीं, सफलता मिली नहीं उसको। फिर जब वहां से आते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे फेज की शुरुआत होती है, क्योंकि जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो इस पैक्ट में कांग्रेस भी कुछ ब्रिटिश सरकार की बातों को मानते हैं और ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस की बहुत सारी मांगों को स्वीकार करते हैं, जिसमें एक यह भी था कि प्रथम चरण का जो आंदोलन और जो है सो रोक दिया जाएगा और उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात बनती नहीं है, तो फिर द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। हालांकि उसके बाद आंदोलन को बहुत जल्दी शक्ति के बल पर दबा दिया जाता है, क्योंकि पहले चरण में ब्रिटिश सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन की रणनीति ही वही होती थी कि सरकार चारों खाने चित्त हो जाते थे। तो लेकिन सेकंड फेज में क्लियर था कि हमें आंदोलन को पूरी तरीके से दमन कर देना है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद जो होता है,
भारतीय समाज को अंदर से तोड़ने के लिए जो है रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बनते हैं और 1932 में ही इनके द्वारा क्या होता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आप जानते होंगे। लेकिन गांधी इस बात को जानते थे और इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और इसके बाद जो होता है पूना पैक्ट होता है, जो आपको पता होगा गांधी और अंबेडकर के प्रयासों से, गांधी और अंबेडकर के बीच होता है पूना पैक्ट। और यहाँ से जब सविनय अवज्ञा की समाप्ति होती है, तो इसी में आप देखेंगे कि 1935 में जो है सो कांग्रेस की चुनाव होती है, प्रांतीय चुनाव होता है और चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी महत्वपूर्ण सफलताएँ मिलती है, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ना शुरू होता है। और 1945 के बाद जो 35 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता है इस तीसरे चरण में, तो सबसे पहले देखेंगे कि 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जो होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो होता है सो प्रगति आगे बढ़ती है, तो 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त ऑफर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव के से जब बात नहीं बनती है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन आते हैं। इन दोनों का जो है ना सो मूल उद्देश्य यही होता है कि युद्ध के परिस्थिति में भारत का समर्थन प्राप्त करना, भारत का समर्थन प्राप्त करना। और भारतीयों का यहाँ पर देखेंगे क्लियर स्टैंड था कि जो भी देना चाह रहे थे, अगस्त प्रस्ताव में भी जो दिया था वो तो भारतीयों के मांग के अनुरूप था नहीं, लेकिन जो भी दिया था वो युद्ध के बाद होना था, मिलना था। क्रिप्स मिशन में भी जो दिया वो युद्ध के बाद, इनका कहना था कि हम जो भी करेंगे वो युद्ध के बाद करेंगे, अभी आप युद्ध में हमारी सहायता कर दो। भारतीय नेता का कहना था कि नहीं, युद्धजन्य परिस्थितियों में हमें ठोस चीज चाहिए, जो हमारी मांगे हैं वो आप देते हैं तब हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो जिस तरीके से फासिस्ट शक्तियां या नाजी शक्तियां विश्व के लिए हानिकारक है, वैसे उपनिवेशवाद जो आप हमारे ऊपर करें वो भी हमारे लिए हानिकारक है, विश्व के लिए हानिकारक है। तो दोनों ही गलत है, हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते। जबकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत होती है 1939 में, तो कांग्रेस के नेताओं से पूछे बिना ही कांग्रेस को यानी भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी थी। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप कि हम युद्ध में शामिल नहीं है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो 1935 के चुनाव के तहत 37 में गठित हुए थे, मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है। तो क्रिप्स मिशन के बाद जो होता है प्रगति, इसी के बीच क्या बात होगा कि 1942 में जब ये सभी असफल हो जाता है, तो 1942 में एक और भारतीय राष्ट्रवाद की चरम परिणति भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और सभी को पता होगा कि इसमें भी वही हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पीछे कारण क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की आंचलिक विशेषता क्या थी, फिर ब्रिटिश सरकार किसके पास प्रतिक्रिया की थी, विभिन्न सामाजिक वर्गों की कैसी भागीदारी थी, क्या इसका प्रभाव होता है वो। भारत छोड़ो आंदोलन से जब बातें आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पर जो अब आप देखेंगे तो 3 स्टैंड के रूप में 1939 से आगे बढ़ना होता है। एक स्टैंड धरा कांग्रेस का होता है, एक स्टैंड धरा ब्रिटिश सरकार का होता है और अब एक स्टैंड 1939 के बाद जो है लीग का भी। लीग का यहाँ से क्लियर स्टैंड हो जाता है कि हमें पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना है। और इसलिए लीग कांग्रेस के उन सभी बातों का विरोध करेगा और ब्रिटिश सरकार के भी उन सभी बातों का विरोध करेगा जिसमें उसमें पाकिस्तान नहीं दिखाई देगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए संवैधानिक सुधारों को वो उसी को एक्सेप्ट करेगा जिसमें उसे कहीं न कहीं पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। और ब्रिटिश सरकार भी इसी तरीके के लॉजिक पर संविधान सुधार लाते थे कि ना तो कांग्रेस स्वीकार करे, ना लीग स्वीकार करे और कहीं न कहीं इनके द्वारा जो होता था उसमें लीग के लिए कुछ न कुछ क्लू तो छोड़ ही दिया जाता था। जब आप जाएँगे स्वतंत्रता आंदोलन में तो आप इसको देखेंगे। तो ये होता है, तो इसी के बीच क्या होता है कि समझौते और वार्ताओं का दौर शुरू होता है इसके बाद 42 के बाद। तो जो समझौते और वार्ताओं का दौर एक होता है, दोनों तरफ से समझौते एवं वार्ताओं का दौर चलता है। समझौते एवं वार्ताओं का दौर चलता है और ये जो समझौते एवं वार्ताओं का दौर चलता है, तो इसमें सबसे पहले एक राजा गोपालाचारी का फ़ॉर्मूला आता है, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का फ़ॉर्मूला। फिर दूसरी वार्ता होती है
देसाई लियाकत वार्ता होती है, देसाई लियाकत वार्ता यानी भूला भाई देसाई और लियाकत अली जो लीग के नेता उनके बीच वार्ता। फिर गांधी जिन्ना के बीच भी अंतिम बार वार्ता होती है, गांधी जिन्ना के बीच जो होती है वार्ता होती है। एक तो लीग और कांग्रेस के बीच समझौते वार्ता का दौर चलता है। मूल मोटो यहाँ पर यह है कि कांग्रेस चाहती है कि लीग अभी कांग्रेस की मांग यानी आजादी के मांग का समर्थन करे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं या नहीं, विभाजित होके रहेंगे। ये था लीग का कहना था कि नहीं, उसको लग रहा था कि यदि यहाँ से ब्रिटिश सरकार चले गए तो फिर हमें यदि पाकिस्तान तो एक मिलेगा नहीं और मिलेगा तो सारा गला पाकिस्तान मिलेगा। इसलिए ना तो राजा गोपालाचारी फॉर्मूला को लीग ने एक्सेप्ट किया, ना देसाई लियाकत वार्ता को एक्सेप्ट किया और ना गांधी जिन्ना वार्ता को इन्होंने एक्सेप्ट किया। इधर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी इस तरफ कुछ किया जा रहा था। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेबल प्लान लेकर आए थे, जिसको ब्रेकडॉल प्लान कहते हैं। और बेबल प्लान पर आगे की बात करने के लिए क्या होता है कि शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है 1945 में, शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन जो है ये भी जिन्ना की हठधर्मिता के कारण समाप्त हो जाता है, क्योंकि बेबल प्लान में था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी, उसमें जो है सवर्ण हिंदुओं की संख्या जो है सो बराबर होगी। तो उसमें था कि कांग्रेस के तरफ से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम रखा गया था कि ये हमारे तरफ से एक होंगे। लीग इसका विरोध कर रही थी। लीग का कहना था कि यदि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कोई मुस्लिम नेता होगा तो वो लीग के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर लीग का स्टेट यह था कि वह यह कोशिश कर रहा था और जो पहले भी वो कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से सवर्ण हिंदुओं की संस्था घोषित कर दिया जाए। वो मुसलमानों की संस्था नहीं है, वो ये चाहता था। पूरे देश का वो नेतृत्व नहीं कर रहा, ये वो चाहता था। और यदि कांग्रेस यह मान लेता यहाँ पर शिमला सम्मेलन में कि ठीक है, कांग्रेस वायसराय की जो इस कार्यकारिणी परिषद होगी, युद्ध निर्मात्री परिषद जो भी था, उसमें मुसलमान को नियुक्त करने का अधिकार केवल लीग को है, तो कांग्रेस के ऊपर थप्पा लग जाता कि वो केवल हिंदुओं की संस्था है, मुसलमानों के लिए नहीं है। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रवादी मुसलमान थे, कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके थे और इसलिए जिन्ना ने अपना यहाँ वीटो पावर लगा दिया कि नहीं, यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट इसमें नियुक्त होगा तो केवल मेरे तरफ से होगा। कांग्रेस ने माना नहीं इस बात को और शिमला सम्मेलन असफल हो गया। लीग का यह जो स्टैंड था ना 1937 से ही वो तैयार थी कि 37 में भी जब लीग की करारी हार होती है प्रांतीय चुनाव में, तो उसके बाद जो है सो लीग जो है सो कांग्रेस से किसी भी मुद्दे पर तभी बात करने के लिए तैयार होना चाह रही थी। उसका क्लियर घोषणा था कि भाई पहले आप अपने आप को एक हिंदूवादी संगठन घोषित कर लो, तब हम आपसे बात करेंगे। और कांग्रेस के लिए ऐसा था नहीं, क्योंकि वो पूरे देश की संस्था थी, पूरे भारत का विश्वास उसे था, जनता का समर्थन था, तो क्यों वो स्वीकार करे भाई। तो ये बातें थी और कांग्रेस का तो शिमला सम्मेलन असफल। शिमला सम्मेलन असफलता के बाद जो है सो एक तरीके से कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। और कैबिनेट मिशन में क्या क्या है, क्या किस तरीके से संविधान सभा का चुनाव होगा, तमाम चीजें आती है। इसी कैबिनेट मिशन के बाद जो होता है फिर से एक बार चुनाव होता है। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं कई बार। इसमें देखेंगे क्या क्या होता है। फिर एक अंतरिम सरकार का गठन होता है और संविधान सभा में पहले तो लीग भाग नहीं लेता है, अंतरिम सरकार में भी लीग के द्वारा भाग नहीं लिया जाता। लेकिन जब देखता है लीग कि उसके भाग ना लेने के बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है और कार्य कर ही रही है, तो फिर से कहता है कि भाई हमें अंतरिम सरकार में शामिल कर लो। और उसके बाद जब वो कहता है तो फिर 5 कांग्रेस के लीडर को अंतरिम सरकार से हटाया जाता है, लीग के प्रतिनिधि को लाया जाता है। और यह उसलिए शामिल नहीं होते हैं कि अंतरिम सरकार को सफल बनाना है, बल्कि इसलिए शामिल होते हैं कि अंतरिम सरकार को अंदर से कमजोर कर देना है, ब्रिटिश सरकार मजबूर हो जाए भारत के विभाजन के लिए। और जब उनको लगता है कि संविधान सभा में भी वो भाग नहीं लेते, पहले तो कहते हैं कि हाँ लेंगे, लेकिन जब कुल सदस्य संख्या देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा आच्छादित हो जाएंगे, उनका तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो फिर कहते हैं कि नहीं भाई, हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डाक देते हैं, कहते हैं कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। इस तरीके से आगे बढ़ता है। जब डायरेक्ट एक्शन डे, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी आगे अब उनको भी लग रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध में वो जीत तो जरूर गए थे, लेकिन अंदरूनी और बाहरी मोर्चे पर ब्रिटिश सरकार भी पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वो भी यहाँ पर रहने की स्थिति में नहीं थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि माउंट बेटन प्लान या 3 जून की योजना की घोषणा कर दी
कि भाई 1947 48 से पहले हम भारत को छोड़कर चले जाएँगे। इसके बाद काफ़ी सांप्रदायिक दंगे, नरसंहार होते हैं और 3 जून योजना के आधार पर ही आगे चलकर जो है सो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित होता है, ब्रिटिश संसद से आता है। 1947 में 2 डोमिनियन का उदय होता है, स्वतंत्र डोमिनियन का भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो काफ़ी लंबा फ़ेज़ है जिसमें आपको इसी तरीके से चीज़ों को समझना है। अभी तो केवल मैंने टॉपिक का एक क्रोनोलॉजी हाइलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीज़ों का डेवलपमेंट मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट जो आपका इसमें 12वां टॉपिक है वो क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य आयाम। तो राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य आयाम का वही अर्थ होगा जो हमने आपको यहाँ पर बताया है कि जो बेसिकली विभिन्न विचारधाराएँ आंदोलन में आ रही थी, जैसे कि इस बार मेंस में पूछा भी गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर क्रांतिकारी राष्ट्रीय विचारधारा उग्रपंथ के साथ ही इसके भी उदय का कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इनके चरण के बारे में चर्चा करेंगे, विभिन्न चरण क्या थे? फिर विभिन्न क्षेत्र में इसका जो आंचलिक डायमेंशन था, आंचलिक वो, इसका उद्देश्य क्या था इस क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन का, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव हर एक जो 1931 तक लगभग 1931 को मास्टर सूर्य सेन की जो शहादत होती है, वो क्रांतिकारी चरण का अंतिम फेज़ माना जाता है। और गांधीवादी चरण में जो एक जो चीज़ और यहाँ पर होगा वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक जो आज़ाद हिंद फ़ौज होगा, आज़ाद हिंद फ़ौज वो और दूसरा इंडियन नेशनल नेवी का जो विद्रोह होता है, आईएनए का विद्रोह, वो 2 महत्वपूर्ण ये 2 ऐसी चीज़ें थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को बता दिया था कि अब भारतीय स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता है। तो ये 2 भी उसी चरण में होगा, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर 1900 ये जो वामपंथी विचारधारा और उसका प्रभाव होता है, तो हम लोग देखेंगे कि लगभग प्रथम विश्व युद्ध के बाद और रूसी क्रांति के बाद यानी कि 1919 गांधीवादी आंदोलन के पैरेलल तीसरे चरण में वामपंथ का भारत में एक सशक्त विचारधारा के रूप में उदय होता है। और वामपंथ के शुरुआत में पुरोधा के रूप में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू आते हैं और कांग्रेस के ऊपर भी वामपंथी विचारधारा का प्रभाव होता है। इसके बाद देखेंगे धीरे-धीरे इसके अंतर्गत भी कई सारे संगठन बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बनता है, बहुत सारे संगठन बनते हैं और धीरे-धीरे ये आगे संगठन आगे बढ़ता है। तो कैसे इनकी विचारधाराएँ थी, क्या ये चाहते थे इन पर? फिर श्रमिक आंदोलन और उसका प्रभाव कैसे हुआ? ज़ाहिर-सी बात है कि भारत में उद्योगों का पतन होगा तो पहले तो चूँकि श्रमिक आंदोलन जो है ना, ये वर्ग संघर्ष से जुड़ा होता है। वर्ग संघर्ष क्योंकि इसमें श्रमिक का मूल विरोध किसके प्रति होता है? पूंजीपतियों के विरुद्ध होता है। तो कांग्रेस प्रारंभ में अपने मंच से किसी भी वर्ग संघर्ष के मुद्दों को उठाना नहीं चाहती थी। उसको ये लग रहा था कि प्रारंभ में कांग्रेस के मंच को वर्ग संघर्ष के मुद्दे और 2 सामाजिक वर्गों के मुद्दे के झगड़े को नहीं उठाना चाहिए, इसलिए वो बचते आ रहे थे। लेकिन 1920 के दशक से श्रमिक आंदोलन जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था, वो भी कांग्रेस के आंदोलन का हिस्सा बन गया। धीरे-धीरे इसका भी सपोर्ट कांग्रेस को मिलना शुरू हुआ। तो कैसे ट्रेड यूनियन मूवमेंट का आंदोलन उदय होता है, कांग्रेस के साथ इसका कैसे कनेक्शन बनता है, इन पर चर्चा होगी। फिर 16वां जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि सांप्रदायिकता का उत्थान और देश का विभाजन। किस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का उत्थान होता है? तो सांप्रदायिकता सबसे पहले क्या है? यह किस प्रकार की विचारधारा है? इसको जानना होता है। इस विचारधारा की मान्यता क्या है? किस चरण में 3 मान्यता है, वो मान्यता क्या है? वो आपको समझना है। तीसरा भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण को देखना है। फिर आपको देखना है सांप्रदायिकता के जो विभिन्न चरण हैं वो देखना है और इसका प्रभाव क्या होता है वो। और इस पूरे टॉपिक में क्या है कि कई सारे बहस के मुद्दे भी होंगे कि क्या जो सांप्रदायिकता का है बीजारोपण मध्यकालीन भारत में देखा जा सकता है या नहीं? कि सांप्रदायिकता आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन काल के बाद उत्पन्न हुआ, ब्रिटिश शासक के नीति की उपज है ये सांप्रदायिकता। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और ये जो होगा ना लगभग आप मान के चलो ये जो सांप्रदायिकता का विकास और देश का विभाजन होगा, ये आप मान के चलें कि 1870 के दशक से ही ले जाएँगे इसको और यहाँ से यदि मैं शुरू करूँगा तो क्लियर है कि सांप्रदायिकता को मध्यकाल में नहीं खोजा जा सकता बल्कि ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति की देन है। उसी संदर्भ में इसको समझना है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से इसका डेवलपमेंट आएँगे और 1947 तक हम इसमें आएँगे कैसे देश का विभाजन हुआ था। फिर जो गांधीवादी आंदोलन की विभिन्न जो रणनीतियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग चलेंगे। गांधी आंदोलन की रणनीति में और पूरा हम लोग इसमें गांधी जी के बारे में ले लेंगे कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में
आंदोलन में गांधी जी की उदय कैसे होती है, दक्षिण अफ्रीका में उनकी भूमिका क्या थी, चंपारण में क्या थी, अहमदाबाद मिल मजदूर में, खेरा में, रॉलेट एक्ट में, एक पूरा ले लेंगे। और गांधीवादी आंदोलन की जो रणनीति थी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी रणनीति में एक अहिंसा आता है, तो अहिंसा को इन्होंने क्यों चुना था। दूसरा, इनकी रणनीति में एक सत्याग्रह आता है, तो सत्याग्रह क्या होता है। इनकी रणनीति में एक असहयोग की रणनीति होती है, तो असहयोग क्या होता है। फिर इनकी रणनीति में एक भूख हड़ताल की रणनीति होती थी, तो भूख हड़ताल की रणनीति का क्या अर्थ होता है। फिर इनकी रणनीति में एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता था रणनीति, इसको एक तरीके से हम कहेंगे संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति। इन्होंने क्यों ऐसी रणनीति अपनाया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आखिर संघर्ष आप देखेंगे गांधीवादी चरण में ये पूरी छुट बैठता है कि आप देखेंगे कि 1920 से लेके यहाँ पर आप देखेंगे कि 1920 से लेके 22 तक एक सक्रिय संघर्ष का दौर है। और फिर आप देखेंगे 1922 से लेके 1930 तक का जो समय है वो विराम का फेज है। इस विराम के फेज से फिर संघर्ष में आते हैं। 1930 में आप देखते हैं 1930 से 34 तक सक्रिय संघर्ष का फेज है। फिर 1934 से लेके जो 1942 तक है वो विराम का फेज है। और फिर संघर्ष का फेज है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये संघर्ष विराम संघर्ष की नीति क्या है, क्यों इसका चूज हुआ, क्या इसका लाभ हुआ, विश्व के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या महत्व है, कैसे माइलस्टोन है ये, कैसे अन्य स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करता है, ये पूरे गांधीवादी रणनीति के अंतर्गत हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और अन्य जो गांधीवादी रणनीति के अतिरिक्त अन्य जो इनके विचार थे, जैसे स्वदेशी के विचार थे इनके, उसको जानेंगे। लोकतंत्र पर जो इनके विचार हैं उनको जानेंगे। जो औद्योगिकरण पर गांधी के विचार हैं, इंडस्ट्रियल कैसे होना चाहिए औद्योगिकरण, उस पर विचार करेंगे। फिर जो गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, तो गांधी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, आधुनिक भारत में उसकी क्या प्रासंगिकता है, ये। फिर गांधी का जो ब्रह्मचर्य है वो क्या है। इन तमाम चीजों पर, हर एक डायमेंशन पर इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें वो क्या है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और उनकी भूमिका। तो प्रमुख नेता में जैसे कि उदारवादी चरण के जो प्रमुख नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके बारे में। गरमपंथी नेता में जो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तिलक के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ये जितने भी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके इथिक्स पेपर में भी काम होगा, क्योंकि प्रमुख जो हस्तियां हैं वो आपको पढ़ना है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर देशी रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश नीति है और रियासतों का जो विलय हुआ था, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देशी रियासतों के जो ब्रिटिश नीति है उसको हम लोग देखेंगे 5 चरणों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले इनकी एक रिंग फेंस की नीति होती थी, फिर समानता के लिए नीति होती थी, अधनिष्ठ पृथकीकरण की नीति होती थी, एक संघ की नीति होती थी। तो क्या ये नीति थी, किस तरीके के पॉलिसीज ने प्रिंसली स्टेट के पास अपनाया था साथ, और प्रिंसली स्टेट में किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन पहुंचता है, कैसे वहां पर की भी जनता भी स्वतंत्रता की मांग करती है, जो रियासतों के शासन से उत्पीड़ित थे, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से वो उत्पीड़न करते थे, इन तमाम चीजों पर। और फिर स्वतंत्रता के समय कैसे जो देश में 562 प्रिंसली स्टेट थे, इनका कैसे विलय होता है, खासकर 3, जो जम्मू कश्मीर है, जो हैदराबाद है, और जो जूनागढ़ है वो। और जम्मू कश्मीर के विलय के एकीकरण की प्रक्रिया को तो आपको 2019 तक आकर देखना है, तो पूरी प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। और फिर संवैधानिक विकास का जो इतिहास है, तो संवैधानिक विकास के इतिहास की शुरुआत जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होगी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, 1947 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, भारतीय स्वतंत्रता, सभी के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1786 का जो रेगुलेशन है वो, 1793 का जो है वो, इसी तरीके से 1813, 1833, 1853, 1861, 1892, 1909, 1917, 1919, 1935,
फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बैबल प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, 3 जून योजना और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। और एक और पॉइंट, हालाँकि वो सारी चीज़ें तो अब तक में चर्चा हो गई रहेगी, लेकिन एक और टॉपिक जो इसमें ले लेंगे वो हो जाएगा कि जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर गवर्नर जनरल और जो वाइसराय, इन सबके शासन काल में कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएँ घटी थी, उस पर एक फैक्चुअल हम लोग ले लेंगे, ताकि पीटी में कभी-कभी ये पूछा जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपको मॉडर्न इंडिया को समझना है और इसी तरीके से मॉडर्न इंडिया की क्लास चलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ऑल ओवर व्यू आपका मॉडर्न इंडिया के प्रति बन गया होगा कि मॉडर्न इंडिया को समझना कैसे है, किस तरीके से मॉडर्न इंडिया में आंदोलन का क्रमिक रूप से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से मॉडर्न इंडिया को समझना है, ये आज का मेरा मोटो था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मॉडर्न इंडिया के जो दीवार क्लोज, जो आपके विंडो क्लोज होंगे, वो खुल गए होंगे, कितना डायमेंशन आएगा वो आपको बताएँगे। और इसके बाद होता है कि आपको मॉडर्न इंडिया के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए वो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको कवर करना है। हम एनसीईआरटी पर भी चलेंगे, स्पेक्ट्रम पर भी चलेंगे, हर एक बुक की सारी चीज़ें आपको बताते जाएँगे। लेकिन चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा-सा अपने से भी पढ़ें। तो आपके लिए स्रोत के रूप में यही कि बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी को देखना है और बिपिन चंद्रा की ही जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष है, आवर फ्रीडम स्ट्रगल, ये 2 पुस्तक आपके लिए सफिशिएंट है जीएस के दृष्टिकोण से। और जिसका ऑप्शनल पेपर है उसके लिए भी ये सफिशिएंट है, इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, तो तीसरा 2013 से लेके अब तक यानी 2020 तक मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करना है। जब पूरी क्लास हो जाएगी तो आपको टॉपिक वाइज़ जैसे-जैसे होगा उस टॉपिक से आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तरवर्ती मुगल पढ़ेंगे या 18वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक इतिहास सबके बारे में पढ़ेंगे। अब उस टॉपिक से यदि कोई प्रश्न पूछा है तो आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। 2013 से या 2010 से, 13 से नए सिलेबस पर है वहाँ से। फिर है कि इतिहास ऑप्शनल पेपर में पूछे गए प्रश्नों का भी अभ्यास करें। यदि आप जीएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि जीएस में भी प्रश्न काफ़ी टफ आ रहे हैं। जैसे पूछा कि 1920 इस बार का 2020 के मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या नए आयाम ग्रहण किए, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल ये टफ प्रश्न है, जिसको समझ है वो उसके लिए बहुत आसान है, जिसके पास समझ नहीं है मॉडर्न इंडिया की उसके लिए तो ये बहुत टफ प्रश्न है। तो आप उन प्रश्नों को भी लिखने का प्रयास करें, उन प्रश्नों का सिनॉप्सिस बना लें ऑप्शनल पेपर का जो 2013 से लेके ऑप्शनल पेपर में खासकर मॉडर्न इंडिया में जो पूछा हुआ है, उस प्रश्न का यदि आप सिनॉप्सिस बना लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। फिर अगला आपको क्या करना है, 2010 से लेके 2020 तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का भी अभ्यास करना है। जो यूपीएससी में मॉडर्न इंडिया में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको बार-बार आपको देखना है। जैसे 18वीं शताब्दी का भारत कंप्लीट हुआ, उस पर जो भी प्रश्न पूछा हुआ आप उसको बनाइए, देखिए आपको बन रहा है कि नहीं। और फिर लास्ट में कि प्रत्येक टॉपिक का पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से आपको सिनॉप्सिस, ऐसा सिनॉप्सिस आपको बना लेना है कि आपका उसमें से पीटी का भी मटेरियल हो और आपके लिए उसमें मेंस के भी मटेरियल हो, अलग-अलग नहीं, क्योंकि पहले ही बता दिया कि दोनों एक ही अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अब आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि यदि ये 6 हमें ही करना है, तो आखिर मैं आपके लिए क्या करूँगा? आखिर लास्ट प्रश्न, आखिर मैं आपके लिए क्या करूँगा? मैं आपके लिए क्या करूँगा? ये आपके मन में प्रश्न तो ज़रूर अब आएगा। मैं आपके लिए क्या करूँगा? ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो इस प्रश्न का मैं केवल एक ही उत्तर दूँगा, जो आपके लिए सफिशिएंट होगा कि आप कुछ भी ना करें। हमारा काम था कि कैसे इसको समझना है, कैसे चीज़ें पढ़नी है, क्या आपको करना है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको करना क्या है, हमारा काम आपके लिए जो है, आप कुछ भी मत कीजिए। रेगुलर यूट्यूब पर जो हमारा सेशन अब आएगा कंटिन्यू मॉडर्न इंडिया पर, आप उसको देखिए, पॉज़ करके आप अपना नोट्स डेवलप करते जाइए। आप उसमें इस तरीके से मैम बताएँगे कि आपके पीटी के लिए भी एक-एक मटेरियल होगा और मेंस के लिए भी एक-एक मटेरियल होगा। तो यदि आप उस वीडियो को क्रमिक रूप से देखते जाते हैं, अपना नोट्स बनाते जाते हैं, तो आपको ना तो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमारा स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ने की, बल्कि और जो पुस्तक है, सुमित सरकार की पुस्तकें आती है, रामलखन शुक्ल की पुस्तकें आती है, सभी पुस्तकों के सारे मटेरियल मैं यूट्यूब सेशन में आपके लिए लेकर आऊँगा। आप केवल और केवल मैं आपके लिए क्या करूँगा, आप केवल और केवल यूट्यूब वीडियो देखिए,
आपके पीटी की समस्या का समाधान, आपके मेंस की समस्या का समाधान, आपके प्रश्न उत्तर लेखन की समस्या का समाधान, सारे प्रश्नों की समस्या का समाधान हम आपके लिए कर देंगे। तो इन्हीं के साथ मैं आज का जो ये लेक्चर है समाप्त करूँगा और कल के लेक्चर में मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया का जो पहला टॉपिक होगा उत्तरवर्ती मुगल वो लेकर आएँगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो यदि आप देख लेंगे तो पूरी मॉडर्न इंडिया पर आपकी कॉन्सेप्ट बन जाएगी, किस तरीके से समझना है, क्या पढ़ना, क्या इसमें डायमेंशन है। तब तक आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, इसका 2 प्रकार का है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा क्या है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ के जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है? तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। तो आप पूछेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाता है ये आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक है क्योंकि जब आप देश की सबसे टफ कंपटीशन प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक ऐसे मेंटोर होना चाहिए जो आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके आपको बताए कि आप सही क्या लिख रहे हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, कैसे प्रेजेंटेशन करें, तमाम चीज़ों के बारे में बताए। क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ कमजोरी है, उस पर कैसे काम करना है, इन तमाम चीज़ों पर रणनीति तय करने के लिए आपको बताने के लिए एक मेंटोर, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। और पहले ही बता चुका हूँ कि 25 जनवरी से जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में जो भी लेना चाहते हैं जल्दी ले लें। आपके लिए प्लस कोर्स से ज़्यादा बेनिफिशियल जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो वो आप ले लें। और जीएस के साथ-साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ के जो प्लस कोर्स का ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और जैसे पहले ही आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर टीच करता हूँ और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर टीच करता हूँ। आप दोनों में से किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है, जो सीरीज है, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, अन्य लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ उत्तरवर्ती मुगल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।